लोग भूले स्वाद बेर के। अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं प्रेत का बयान। प्रेत का बयान, प्रेत किसे कहते हैं, किसी को पता है? जी भाई जी, जो मर जाते आदमी जिसका जो आत्मा बोलता है वो जो हाँ अंधा युग हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गोपाल। प्रेत वही है जो मृत शरीर की जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वह प्रेत कहलाता है। ठीक है। तो यह कहानी नागार्जुन ने एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से दर्शाते हैं, लिखते हैं, और इस राजनीतिक सत्ता और भारत के कूटनीति पर करारा प्रहार करते हैं। ठीक है। तो यही है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसका जो भी गहनता से जो भी इनके संदर्भ होगा वो वहां से निकल जाएगी। मूल बात यही है, ये साधारण व्यक्ति है, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है और उस कारण जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है वह। प्रताड़ना सहते सहते, हिंसा सहते सहते वो अपना प्राण त्याग देता है, और उसी पर जो है सो उसी के माध्यम से कवि ने राजनीतिक सत्ता पर करारा प्रहार किया। कविता है, ओरे प्रेत करक कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला। यमराज जो है वो नरक लोक के मालिक होते हैं, ऐसा माना जाता है। कोई देखा तो नहीं है, लेकिन माना, कल्पना है, कवि कल्पना करते हैं। एक व्यक्ति है, वो मर करके कहाँ पहुंचा है? यमलोक पहुंचा है, यमराज के पास। और यमराज उससे पूछता है गुस्सा करके, ओरे प्रेत, सच सच बता, कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से, पेचिस, बदहजमी, प्लेग महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बता। यमराज उस व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति, मृत आत्मा से पूछ रहा है कि तुम कैसे मरा। या तो तुम भूख या अकाल से मरे, पूछ रहा है, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। भूख से मरे या अकाल से, या किसी बुखार कालाजार से, या किसी गहन बीमारी से तुम मर गए। पेचिस भी बीमारी है, प्लेग भी बीमारी है, या तुम इस पेचिस या प्लेग महामारी से तुम मर गए। कैसे मरे तुम? सच सच बताओ, तुम कैसे मरे? यह प्रश्न है। तो खर 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 खर, हर 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 हर, कांपा कुछ हारों का मानवीय ढांचा। ठीक है। आप लोगों को मैं वो स्लाइड भी शेयर में कर ही देता हूँ, तो आप लोगों का अच्छा रहेगा पढ़ने में। स्लाइड में तुरंत में शेयर कर रहा हूँ, बस एक सेकंड। कल मैं भेजा था ना कि मैं तुरंत में शेयर कर रहा हूँ, मैं कल आप लोगों को भेजा ही था स्लाइड, लेकिन मैं अभी स्क्रीन पर वो जो है शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी उसके लिए। प्रेत का बयान। हाँ। और रजनी, आप स्क्रीन को पूरा फुल कर दीजिए। वहां पर देखिए, मेरा कभी आ रहा होगा, वहां पर साइड में कोना में फुल करने का ऑप्शन आ रहा है, उसको फुल कर दीजिए। स्क्रीन को पूरा पर दिखेगा स्क्रीन पर। अब है प्रेत का बयान। ध्यान देंगे, अभी हम लोग जो है पहले पैराग्राफ पर थे, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को बहुत सारी पंक्तियों में दिख रहा होगा। तो बस यमराज जो है सो उनसे पूछ रहे हैं, वह उस आत्मा से पूछ रहा है यमराज कि तुम कैसे मरा? भूख से, अकाल से, या बुखार कालाजार जो बीमारी है उससे मर गया, या पेचिस या प्लेग महामारी से तुम मरा? कैसे मरा तू? सच सच बताओ। तो अगली पंक्ति है, खर 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 खर, हर 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 हर, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। मानवीय ढांचा जो हड्डी बना होता है मस्तिष्क से लेकर के पैर तक, वो है मानवीय ढांचा। हाड़, हाड़ कहते हैं हड्डी को, या छाती के जो ऊपरी हिस्से की जो हड्डियां हैं उसे हाड़ कहा जाता है। नहीं कहता है मैथिली में लोग हाड़ तोड़ देवो, एक मुक्का होता है हाड़ हिला देवो, ऐसे कहा गया है मैथिली में कहावत। तो कांपा, तो जब ये यमराज इतना कड़क करके बोल रहा है, सामने जो प्रेत खड़ा है वह डर गया और थरथराने लगा, हर हर खटखट करने लगा, हर हर खटखट की आवाज आने लगी।
वह कौन करने लगा? जो उसका हड्डी था प्रेत का, मानवीय ढांचा जो था, वह हरहराने लगा, खटखटाने लगा। नचाकर लंबी चमचों सा पंचगुड़ा हाथ, लंबी चमचों सा, बहुत लंबी हाथ, और पंचगुड़ा, 5 प्रकार, मतलब पंचगुड़ा अलग अलग प्रकार के दिखने वाले, नचाकर, हाथ पैर भारी लगे तो डरा हुआ था। रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। रूखी पतली किटकिट आवाज में, डर, किसी को भी अगर किसी से डर हो जाए तो क्या है, थरथराने लगता है अपने आप, जी हुजूर करने लगता है। वैसे ही जो है यहाँ पे प्रेत ने जो है डर करके किटकिटाने लगा और बहुत ही पतली आवाज में जवाब दिया, महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। वह कह रहा है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं जो हूँ वह एक नागरिक हूँ उस भारत के। यहाँ देखिए, कहता है, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नागरिक हूँ स्वाधीन भारत के। स्वाधीन अर्थात जो गुलाम नहीं है। स्वा मतलब होता है मैं स्वयं, हम लोगों का ही है वह भारत, मैं उसी भारत का नागरिक हूँ। पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जाति का कायस्थ हूँ। कायस्थ मतलब जो जिसको हम लाला जी कहते हैं, श्रीवास्तव जो कहते हैं वो कायस्थ कहते हैं। उम्र है लगभग 55 साल की। पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तनख्वाह थी 30, सो भी नहीं मिली। मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। इतना ही हम लोग पहले देखते हैं कि स्वाधीन भारत की कितनी दयनीय स्थिति थी। ठीक है, स्वाधीन भारत मतलब आजाद भारत, स्वतंत्र भारत, उसकी कितनी दयनीय बेकार स्थिति थी, बस वही इसमें दर्शाया गया है इस पंक्ति में। और ये तो पहले यहाँ पर अपना परिचय देते हैं कि वो कहाँ के थे और अपनी जाति कौन सी थी, कितनी उम्र के थे, और पेशे इनके क्या थे, प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। जो प्रेत था कौन था, प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। 30 रुपये उनको तनख्वाह मिलता था, वो भी समय पर कभी उनको नहीं मिला। मुश्किल से 9 महीने काटे थे, 9 महीने उनको तनख्वाह भी नहीं मिली थी और वो बहुत परेशान थे। ठीक है, वो जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक था वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि सरकार की नीति अभी तक वही चली आ रही है कि 1 साल तक, 6 महीना तक जो है टीचर को पैसा अभी भी नहीं मिलता। तो उससे वो बहुत परेशान था। अब आगे इसकी लाचारी और क्या क्या थी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बस इतना बताया गया है, वो कभी हमेशा सच बोल देगा, झूठ नहीं बोलता है वो, और वो भारत के नागरिक हैं। अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैंने 9 महीने काटे हैं। और आगे देखते हैं, घरनी थी, घरनी अर्थात पत्नी, पत्नी थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आपकी छाया में मैं ही बाकी था, मैं ही था बाकी, क्योंकि कर्मी की पंक्तियां अभी कुछ शेष थी हमारे पास पुश्तैनी पोखर में। यहाँ तक हम जान लेते हैं। अब देखिए कितनी करुणामयी भाव भीनी पंक्तियां लिखी हुई है, जिसकी महत्व अगर आप लोग अर्थ समझ लें एक पहली बार में तो आंख से आंसू आ जाए। उस समय में कितनी निम्न स्तरीय उस समय में उन लोगों का वातावरण परिवेश था, कितनी दयनीय स्थिति थी कि 9 महीने तक तनख्वाह नहीं मिला है उस शिक्षक को। पत्नी, माँ, 4 बच्चे थे उनके, सभी इनसे पहले ही मृत्यु के घाट उतर चुके हैं और वे सभी यमराज की छाया में इस प्रेत से पहले ही वे सभी पहुंच गए हैं। इनके जितने भी पारिवारिक सदस्य थे, पत्नी, माँ, 4 बच्चे, वे सभी इससे पहले ही मर चुके हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से मरे हैं, लेकिन हमें अभी तक एक कारण मिला है, क्या, वो सैलरी वाली तनख्वाह जो है नहीं मिली 9 महीने तक। उससे अब क्या क्या समस्याएं आई होगी वह भी हम लोग आगे देखेंगे। तब यह कहता है, मैं ही था बाकी, मैं ही एक बस बाकी था, क्योंकि कर्मी की पत्तियां, कर्मी एक पौधा है,
वह कुछ बाकी थी, शेष थी हमारे पास साग पुश्तैनी कैसा पोखर में। आ गर्मी का साग। हाँ हाँ हाँ, वही पौधा मैंने कहा कि वो खाने वाला ही कुछ पौधा है जिसको ये खा करके जीवित था, इसीलिए यह बाकी परिवारिक सदस्यों के बाद जो है यह आ करके यमलोक में यमराज से बातें कर रहा है। पुश्तैनी पोखर में कुछ बचा हुआ था, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट तात्पर्य है कि अब ये लोग भुखमरी से ही मरा था, क्योंकि ये कर्मी को खा करके ही जो है तो जीवित था। बाकी इनके पारिवारिक सदस्य जो भी थे इससे पहले, वे सभी हिम्मत हार गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। अरे वाह, भभा कर हंस पड़ा नरक का राजा। मतलब इतनी बातें जो सुना उस शिक्षक का, प्रेत का, तो इस पंक्ति में क्या है, यमराज हंस पड़ा उसका दर्द देख करके। दमक उठी झालरें कंपमान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोक कर सुनहला लौह दंड, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। देखिए, यहाँ पर वो अपनी समस्याएं बता रहा है शिक्षक, और उसके बाद जो है यमराज जो है वह उनकी बातों में इतना दर्द, इतना एक क्या कह सकते हैं उसको, इतनी परेशानी उसके अंदर जीवंत थी, उस प्रेत के अंदर, कि अपनी भावनाएं कहीं प्रकट नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह यमराज के पूछे जाने पर उसको वो सभी बातें बता रहा है, और यमराज को भी सुन करके उसका मुकुट तक हिल जाता है आश्चर्य से कि वाकई में इतना भी समस्याएं किसी को हो रही हैं। फर्श पर ठोकर सुनहला लौह दंड अर्थात लोहे का दंड, फर्श पर ठोक कर विश्वास की हंसी हंसा दंड पाणी महाकाल, अर्थात वह जो यमराज है वो अविश्वास, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए वह हंसी भी बहुत प्रकार की होती है। एक होती है हंसी कि कोई किसी को बुरा हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है तो हम हंस रहे हैं। किसी को हो रहा है कि हाँ ये वाकई में हंसने वाली बातें हैं तो मैं हंस रहा हूँ। और एक होती है जो अभी परिस्थिति है कि किसी को इतना निम्न स्तरीय परिस्थिति बन सकती है किसी की, जो नहीं, उसके लिए भी एक छोटी सी हंसी, छीन हंसी जिसको कह सकते हैं, वो चेहरे पर आ जाती है। अरे ऐसा भी हो सकता है, आश्चर्यचकित अविश्वास से हंसी हंसा दंड मापी महाकाल, अर्थात वो यमराज जो था वो बहुत अविश्वास के साथ हंसा इस बातों पर, शिक्षक की बातों पर, और बोलता है अरे बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी तो बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, वह कह रहा है कि मैं भी तो बच्चा हूँ, अब आए हो मुझे भी पढ़ाने। वहां तो सभी को पढ़ाए ही धरती पर, लेकिन उस व्यवस्था को यह ठीक नहीं कर पाया और हार मान गया। और ये कहता है वाह भाई वाह, मैं भी तो बच्चा हूँ, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर, प्रेत फिर बोला, अचरज की बात है। मतलब अभी जो हम लोग देखे यहाँ पर, उससे स्पष्ट तो नहीं हुआ कि वह किस चीज से मरा। यहाँ पर यमराज पूछा है कि तो तुम भूख से नहीं मरे, प्रश्न पूछ रहा है उससे, तुम भूख से नहीं मरे। फिर हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर, ठीक है, होकर कठोर, फिर प्रेत बोला, बहुत ही जोर उस पर, अपने आप पर जोर दिया। वो नहीं बताना चाह रहा था अपनी समस्याओं को, लेकिन अब नहीं होता है कि होते होते मन पत्थर हो जाता है किसी भी चीज को लेकर के, तो वह जो है अंतिम में फिर प्रेत बोला, अचरज की बात है। क्या अचरज की बात है, ध्यान देंगे। अचरज की बात है, यमराज से पूछ रहा है यकीन नहीं आता है मेरी बात पर आपको। वह जो प्रेत है वो यमराज से पूछ रहा है यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर आपको। कीजिए ना कीजिए, आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश। कह रहे हैं कि आप हमारी बातों पर विश्वास करें या ना करें, परंतु हमारी बात का गवाह साक्षी कौन है, धरती और आकाश। सभी मेरी परिस्थितियों को, हमारी निम्न स्तरीय जीवन को सभी ने देखा है।
और भले व्याधियां हो भारत में, मतलब और बहुत सारे व्याधियां, मतलब इसको बाधाएं कह सकते हैं, वह क्यों नहीं हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किट किट करने लगा जोरों से प्रेत। ठीक है, मतलब कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को याद करके वह फिर से कटकटाने लगा, किटकिटाने लगा, मतलब वह कांपने लगा एक तरह से। किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे सामने फिर कभी भूख का। ठीक है, क्या कह रहे हैं वे, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, मतलब ये कौन कह रहा है? यमराज। हम्म, यमराज ही कह रहा है कि भूख का और क्षुधा, क्षुधा मतलब क्या है हमको अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, बता देंगे। क्षुधा नाम हो जिसका, समस्या हो सकता है, तो जिसका नाम भूख या कुछ और हो, ऐसी भी समस्याएं होती है मानव जीवन में, यह यमराज को पता नहीं था। वह कह रहा है कि पता नहीं हमको। फिर प्रेत कह रहा है कि सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे सामने फिर कभी भूख का। हाँ हाँ, क्षुधा का मतलब गांव घर में तो यही कहते हैं, जैसे कि कोई चीज पाने की इच्छा हो या खाने की, तो कहते हैं ना क्षुधा। हाँ हो सकता है वही चीज होगी, भूख से जुड़ी हुई कोई बातें होंगी जिसके आपत्ति में मानव जीवन संकट में पड़ जाता है, वैसी कोई चीजें होंगी। ठीक है, तो जिस चीज को यमराज नहीं जानता था, तो यह भूख का जो नाम लिया यहाँ पर, तो इससे वह जो प्रेत है वह बोलता है हमारे सामने फिर कभी भूख का नाम मत लीजिए, क्योंकि उसकी पीड़ाएं उजागर हो जाती हैं। स्वाभाविक है, कहते हैं जले पर नमक मत छिड़को, यही कहना कह रहा है यहाँ पर वो प्रेत। हमारे साथ व्यथा हो चुकी है, मैं इतनी समस्याओं को झेल चुका हूँ, लेकिन अब फिर से आप भूख का नाम मेरे सामने मत लीजिए। सावधान कर रहा है, महाराज को सावधान कर रहा है। निकल गया भाफ आवेग का, तदंतर तदनंतर शांत स्तिमित स्वर में प्रेत फिर बोला। निकल गया भाफ आवेग का, आवेग मतलब जो एक वो होता है ना, किसी चीज के प्रति न होने पर एक गुस्सा मन में आ जाता है, एक आवेग उसी को कहते हैं। जो हड़बड़ा करके कोई भी चीज के लिए गुस्सा हो जाना, हिंसात्मक ढंग से अपने स्वरूप को बदलना, ये आवेग है। निकल गया भाफ आवेग का, उनके मन में जो भी पीड़ाएं थी, भावनाएं थी, वो सभी निकल चुके हैं। फिर तदंतर मतलब फिर, शांत स्तिमित स्वर में फिर प्रेत बोला, मतलब वो शांत हो गया है, उसके मन में जो भी गुस्सा, मन में एक होता है ना, भूख को लेकर के या फिर समस्याओं को लेकर जो भी मन में पीड़ाएं थी, वो अब यमराज को सुना चुका है, उसके मन में सारी पीड़ाएं निकल चुकी है इस पंक्ति तक। अब यहाँ से प्रेत अब शांत भाव में क्या बोल रहा है, जहां तक मेरी अपनी बात है, तनिक भी पीड़ नहीं, मतलब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है मुझे, दुख नहीं, दुविधा नहीं, मतलब जरा सा भी मुझे पीड़ अर्थात दर्द, मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है, और कोई भी दुविधा नहीं है, कि कोई भी समस्या मेरे पास नहीं है। ये मेरी अपनी बात है। सफलता पूर्वक निकले थे प्राण, प्राण जो है हमारे बहुत ही सफलता पूर्वक निकले थे। सह नहीं सकी आंत जब पेचिश का हमला, अर्थात जब पेट में कोई अन्न नहीं गया, तो आंत जो है, आंत क्या करता है, खाना को पचाता है। जब खाना वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो पेचिश का हमला पड़ा। पेचिश अर्थात वो जो एक अम्लीय रस निकलता है पेट में, जो खाना पचाने के काम आता है। तो अगर आप ज्यादा देर खाना नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर एक वो पित्त निकलेगा जो खाना को पचाता है, तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब आंत पेचिश का हमला नहीं सह सका, तो सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। सुनकर दहाड़, सफलता पूर्वक निकले थे प्राण, इसके प्राण जो है आसानी से निकले थे। कब? जब आंत सहन नहीं कर पाया इस पेचिश का हमला। ठीक है,
तो जब ये सभी बातें जो इतनी शांति पूर्वक शांत स्मित स्वर में जो प्रेत ने कहा, तो यह जो है यमराज के मन में यह बातें बिजली की तरह कौन थी। उन्हें लगा कि हमें कोई दहाड़ रहा है इस बातों से। स्वाधीन भारतीय अर्थात आजाद स्वतंत्र भारत में एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की, मतलब जो भूखमरे, जो भूख से मर गया है, स्वाभिमानी है ना, सबों के लिए जीता है वैसा, और शिक्षित सुशिक्षित है, अच्छे गुणों से पूर्ण है वह प्रेत। इसका यह उत्तर सुन करके निरुत्तर, इसका जो ये प्रश्न, इनकी जो बातें थी, यह सुन करके महामहिम नरकेश्वर, यमलोक के मालिक, नरक के ईश्वर नरकेश्वर निरुत्तर रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस सभी बातों का, कि भुखमरी का भी कोई निदान हो जाए या उस समस्या को दूर किया जाए। ऐसी कोई भी यमराज के पास भी कोई भी जवाब नहीं था। इस प्रकार से आपकी यह लंबी कविता समाप्त हुई। इतना ही जो है आप लोगों को कक्षा में कविता के माध्यम से पढ़ना था। तो आप लोगों में से बताइए कि इसका एक सारांशीय रूप क्या होगा। आप लोगों में से कोई बताइए मुझे, इसको हम अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे इस चीज को, मतलब निष्कर्ष के तरह आप लोग बता सकते हैं इसका, इस कविता से क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर मैं भी बता दूंगा अंत में। रजनी, शांति, गोपाल, अंशु सेकेंड ईयर, आप लोग में से कोई भी बताइए। इसमें यमराज भाई जी पूछ यमराज और प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि निष्कर्षतः अंत में इस कहानी का मूल तत्व क्या निकलता है। मूल यही है भाई जी कि वो जो प्रेत था, ये सबसे पहले भूखमरी पर लिखने, माने भूखमरी कैसा, माने एक प्रेत से पूछ रहा है यमराज तुम कैसे मरे, बहुत सवाल किया इससे, तुम कोई बीमारी से मरे या कुछ से मरे। तो ये प्रेत बोल रहा है जो मेरे पेट को जो सहन भूख के नहीं सह पाया, तब हम प्राण त्यागे हैं। देखिए, मैं कविताओं की पंक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ गोपाल, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं शायद। मैं कह रहा हूँ कविताओं की पंक्ति को छोड़िए, यह कविता क्या सोचकर कवि ने लिखा है, मैं उस पर बातें कर रहा हूँ। भावगत विशेषताएं मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या सोच करके यह कविता लिखी गई और इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं कवि। यही हुआ निष्कर्ष। कवि ये संदेश दे रहे हैं भैया कि हाँ रजनी बोलिए। कवि ये संदेश दे रहे हैं कि कवि तब का जो सरकार था उस पे भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइमरी टीचर था प्रेत, तो उसको बहुत महीनों तक उसका पैसा नहीं मिलता था, उसी के कारण, उसके भी कारण हो सकता है उसके भूखमरी की हालत हुई होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हुआ ही था, क्योंकि इसमें किसान का वर्णन नहीं है, इसमें है सत्ता का, और सत्ता से जो लड़ाई है आम जनता की, बस उसके बीच एक द्वंदात्मक परिवेश वहां पर दिखाया गया है। जी भैया, है ना। जी। और बस उस परिस्थिति से वह शिक्षक जो है अपने जीवन से हार मान जाता है। कितनी वेदना भरी यह गाथा, यह व्यथा, यह कविता है। आप लोग सोच सकते हैं कि वह सुशिक्षित शिक्षक होते हुए भी वह अपना जीवन नहीं चला पाया, अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, उसके पारिवारिक सभी सदस्यों की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, और वह बेचारा एक कड़वी के भरोसे रह करके कुछ दिन में वह अपना प्राण त्याग देता है, परंतु उसका जो वेतन होता है वह उस तक नहीं पहुंचता है। तो इस माध्यम से वह सरकार को ही, मुख्यतः सत्ताधारी जो सरकार है उस पर करारा प्रहार करते हैं कवि, कि ऐसा भी दिन अभी तक शिक्षकों को देखने को मिल रहा है। यह उस समय की बात है जब नागार्जुन ने इसको लिखा, अभी तक यह प्रासंगिक है। यही सब देखिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है, जो सच है उसे रख दिए। वो सीधे रूप में सरकार को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आम जनता की पीड़ाएं उससे जुड़ी हुई है, उसी के भरोसे जीवित था वो, और वो अपना जीवन हार गया। उसी के कारण यह कवि ने बहुत ही पैनी नजर से इसको देखा